नमस्कार। चलिए आज अल्फोंसो दाऊदे की एक बहुत ही पावरफुल कहानी द लास्ट लेसन की दुनिया में चलते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि भाषा, पहचान और अपने जड़ों को खो देने का जो दर्द होता है ना, उसकी एक बहुत ही यादगार दास्तां है। बस एक पल के लिए इस सवाल के बारे में सोचिए, इसकी गहराई को महसूस कीजिए। यही सवाल असल में इस पूरी कहानी का दिल है, जो हमें सीधे उस एहसास से जोड़ता है जिससे इस कहानी के किरदार गुजर रहे हैं। तो कहानी में उतरने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये सब हो कहाँ रहा था। सोचिए, एक सुबह कोई उठे और उसे बताया जाए कि आज से उसकी अपनी जुबान बोलना और सीखना दोनों ही गैर कानूनी हैं। फ्रैंको प्रशियन युद्ध में फ्रांस की हार के बाद एल्सिस और लोरेन के लोगों के लिए ये कोई कल्पना नहीं थी, बल्कि एक कड़वी सच्चाई बन गई थी। बर्लिन से आए एक ऑर्डर ने उनकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। तो इसी उथल पुथल के बीच कहानी शुरू होती है, एक आम से लड़के की एक आम सी सुबह से, जो बहुत ही जल्द एक बहुत ही असाधारण और दर्दनाक दिन में बदलने वाली थी। कहानी का हीरो है फ्रांस, एक छोटा सा लड़का, और उस सुबह वो स्कूल के लिए पहले ही लेट हो चुका था। ऊपर से उसे अपने टीचर एम हैमिल का खौफ सता रहा था, क्योंकि पार्टिसिपल्स पर जो होमवर्क मिला था वो उसे बिल्कुल भी नहीं आता था। उस सुबह फ्रांस का मन ना एक अजीब कश्मकश में था। एक तरफ तो बाहर का सुहाना मौसम, चहचहाते हुए पक्षी और ड्रिल करते प्रुशियन सैनिक, ये सब उसे स्कूल बंक करने के लिए लुभा रहे थे। पर दूसरी तरफ एम हैमिल के मुश्किल सवाल और डांट का डर उसे स्कूल की तरफ खींच रहा था। खैर, आखिरकार डर ही जीता और वो तेजी से स्कूल की ओर भागा। रास्ते में टाउन हॉल के पास बुलेटिन बोर्ड पर भीड़ लगी देखकर उसका दिल एक पल को बैठ सा गया, क्योंकि पिछले 2 सालों से जंग की सारी बुरी खबरें, चाहे वो हारी हुई लड़ाइयों की हों या सेना में भर्ती के आदेश, सब यहीं से तो मिलती थी। उसने मन ही मन सोचा, अब क्या हो गया? लेकिन देर हो रही थी, इसलिए वो बिना रुके आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे ही फ्रांस हाफते कांपते स्कूल के आंगन में पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि आज कुछ भी नॉर्मल नहीं है। वहां एक अजीब, दिल को बिठाने वाली खामोशी छाई हुई थी। अरे, कहाँ तो रोज का वो शोर शराबा, डेस्क के खुलने बंद होने की आवाजें, बच्चों का एक साथ पाठ दोहराने का वो कोलाहल, और कहाँ आज की ये गहरी शांति। ऐसा लग रहा था मानो आज स्कूल नहीं, बल्कि इतवार की सुबह हो। इस सन्नाटे ने फ्रांस को और भी ज्यादा डरा दिया। क्लास के अंदर का माहौल तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। हमेशा सख्त रहने वाले एम हैमिल आज बहुत नर्म दिख रहे थे। उन्होंने अपने वो खास कपड़े पहने हुए थे जो वो सिर्फ इंस्पेक्शन या प्राइज डे जैसे मौकों पर ही पहनते थे। और सबसे बड़ी हैरानी की बात, क्लास की जो पिछली बेंचें हमेशा खाली रहती थीं, उन पर गांव के बड़े बुजुर्ग बैठे थे, बिल्कुल चुपचाप, मानो वो भी आज स्टूडेंट्स हो। और फिर एम हैमिल ने उस अजीब खामोशी और उस गहरे रहस्य के पीछे की वजह बताई। एक ऐसी घोषणा जिसने फ्रांस की दुनिया को एक ही पल में पलट कर रख दिया। एम हैमिल अपनी कुर्सी पर बैठे और एक शांत लेकिन बहुत ही गंभीर आवाज में बोले, मेरे बच्चों, ये तुम्हारा आखिरी फ्रेंच लेसन है। बर्लिन से आदेश आया है कि कल से सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। फ्रांस के लिए ये शब्द किसी बिजली की कड़क से कम नहीं थे। तो ये थी वो बुरी खबर जो बुलेटिन बोर्ड पर लगी थी। उसका आखिरी फ्रेंच लेसन, और उसे तो अभी ठीक से लिखना तक नहीं आता था। अब वो अपनी भाषा कभी नहीं सीख पाएगा। ये सोचकर ही उसका दिल टूट गया। अचानक उसे अपने बर्बाद किए हर एक पल पर गहरा पछतावा होने लगा। वो समय जो उसने स्कूल बंक करके चिड़ियों के अंडे खोजने में बिता दिया था, वो किताबें जो उसे हमेशा एक बोझ लगती थीं, आज वो सब उसे कितनी कीमती लगने लगी थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो अपने पुराने दोस्तों को हमेशा हमेशा के लिए खो रहा है। अब फ्रांस को सब कुछ साफ साफ समझ आ रहा था कि क्यों एम हैमिल ने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने थे और क्यों गांव के लोग वहां बैठे थे। वो सब मिलकर एम हैमिल की 40 साल की वफादार सेवा के लिए उन्हें धन्यवाद देने आए थे और अपनी भाषा को आखिरी विदाई देने आए थे। उस दिन एम हैमिल ने सिर्फ ग्रामर नहीं पढ़ाया, उन्होंने भाषा और आज़ादी के रिश्ते पर एक ऐसा पाठ पढ़ाया जो फ्रांस अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूल सका। उन्होंने कहा कि इस नुकसान के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। वो माता पिता जिन्होंने बच्चों को पढ़ाने से ज्यादा जरूरी खेतों में काम करवाना समझा,
और मैं खुद भी, जिसने कभी कभी मछली पकड़ने जाने के लिए तुम लोगों की छुट्टी कर दी। ये एक तरह का साझा अपराध बोध था जो उस कमरे में मौजूद हर किसी को महसूस हो रहा था। और फिर उन्होंने वो शब्द कहे जो इस कहानी की आत्मा है। उन्होंने कहा कि जब किसी कौम को गुलाम बनाया जाता है तो जब तक वो अपनी भाषा को सीने से लगाए रखते हैं तब तक ये ऐसा है मानो उनकी जेल की चाबी उन्हीं के पास हो। मतलब भाषा सिर्फ शब्द नहीं होती, वो आज़ादी की पहचान होती है। उस दिन जब एम हैमिल पढ़ा रहे थे तो फ्रांस को हर एक बात, हर एक नियम बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रहा था। उसे लगा कि न तो उसने पहले कभी इतने ध्यान से सुना था और न ही एम हैमिल ने कभी इतने धैर्य से समझाया था। ऐसा लग रहा था मानो वो जाने से पहले अपना सारा ज्ञान उन बच्चों में उड़ेल देना चाहते थे। तभी छत पर कबूतरों की गुटरगूं सुनकर फ्रांस के मन में एक बड़ा ही मासूम सा सवाल आया। क्या ये प्रशियन लोग इन कबूतरों को भी जर्मन में गाने पर मजबूर करेंगे? ये सवाल था तो एक बच्चे का, लेकिन इसमें प्रकृति और संस्कृति पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश पर एक बहुत गहरा तंज छुपा था। और फिर वो पल आ ही गया, वो पल जब एक युग का अंत होना था और घड़ी की सुइयां एक नए कठोर दौर का आगाज करने वाली थीं। जैसे ही चर्च की घड़ी ने 12 बजाए, एंजेलस की प्रार्थना की घंटी बज उठी। आखिरी पाठ का समय अब समाप्त हो चुका था। ठीक उसी पल खिड़की के नीचे से ड्रिल से लौट रहे प्रशन सैनिकों के बिगुल की आवाज गूंजी। ये आवाज उस नई हकीकत का ऐलान कर रही थी जिसने उनकी भाषा और उनकी पहचान पर कब्जा कर लिया था। एम हैमिल अपनी कुर्सी से खड़े हुए। उनका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। वो इतने भावुक हो गए थे कि कुछ बोल ही नहीं पाए। उनका गला रुंध गया था, शब्द जैसे होंठों पर आकर ही दम तोड़ रहे थे। तब वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, चौक का एक टुकड़ा उठाया और अपनी पूरी ताकत लगाकर जितना बड़ा लिख सकते थे उन्होंने लिखा, विव द ला फ्रांस, यानी फ्रांस अमर रहे।